बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मोहम्मद यासिर उस्मानी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। उसी के अंदर उसी सीक्वेंस को आगे मैं बरकरार रखूँगा। थोड़ा सा मैं पीछे की बात करता हूँ कि हमने पहले वर्नर थ्योरी पढ़ी थी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी। उस दिन मैंने उसके एंड पे उसके ड्रॉबैक्स भी आपको बताए थे कि वर्नर थ्योरी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो डेफिनेटली जब एक चीज़ के ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ और नया आता होता है, नया सामने आता है। तो उसी के हवाले से आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़नी है। मैं थोड़ा सा इसका बैकअप में अगर जाऊं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम एफएससी में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हम सिंपल कंपाउंड्स के लिए पढ़ते होते हैं। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम क्या बात कहते हैं, हम कहते हैं कि बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देंगे, आपके पास बॉन्ड्स बनेंगे। उसमें आप दो चीज़ें स्टडी करते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, वो हम सिंपल कंपाउंड्स के लिए बात कर रहे होते हैं, सिग्मा एंड पाई की। वही बात अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए करनी है इन दिस टॉपिक। अच्छा, इसी तरह उसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करते हैं। हमने डिटेल स्टडी कर रखी है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और क्यों हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, आप लोगों के पास नोट्स हैं पड़े, तो आप उन नोट्स में उनके पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। मैं उस डिटेल में जो थ्योरी की बातें हैं उसमें नहीं जा रहा, मैं वो पॉइंट लिखे हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, अदरवाइज आप पढ़ उसके सकते हैं। ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या सिंपल कंपाउंड्स हैं तो उनमें पहला काम यह है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। ये सिंपल के लिए है, लेकिन जब आपके पास क्या हो जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाती है, तो उसमें क्या कहानी होती है। देखें, एक आपके पास मेटल है, उस मेटल के पास एक ऑर्बिटल है, दूसरी तरफ से आपके पास लिगेंड होता है और उस लिगेंड के पास ऑर्बिटल होता है। ठीक हो गया। अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम जब भी स्टडी करते हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई जो आपके पास लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ माइग्रेट होंगे, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, मेटल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस तरह की ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होगी कि लिगेंड के जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फील्ड ऑर्बिटल हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की तरफ मूव करेंगे, मेटल की तरफ आकर बॉन्डिंग करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करती है। देखें, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि हम डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप, साइज, एनर्जी, सारा कुछ। ठीक हो गया। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमें जो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, न्यू ऑर्बिटल, वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। वो सारे के सारे सेम शेप के होते हैं, सेम साइज के होते हैं, सेम एनर्जी के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके पास कोई भी ऑर्बिटल जो है वो हर किसी ऑर्बिटल की अपनी शक्ल है, अपना एंगल है, अपना एक्सिस होता है, वो अपने प्लेन में पड़ा होता है। तो सारों को एक प्लेन में लाने के लिए, सारों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, ताकि इकट्ठे ही सारे चलें, एक जैसे ही सारे बॉन्ड बनाएं, तो वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो वो हाइब्रिडाइजेशन करके आएंगे। वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है वो मैं आगे आकर डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देती है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ठीक हो गया। और ये n जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी भी मेटल के पास, किसी भी कॉम्प्लेक्स के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये n है, उसका नंबर्स हैं। ठीक हो गया। हम अभी इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ चेक करेंगे कि क्या किसी में मैग्नेटिक मूवमेंट है तो कैसा है, और अगर किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं आता, इसका मतलब है वो कंपाउंड क्या है, मैग्नेटिकली क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके पास नेचर क्या होगी, मैग्नेटिक नेचर क्या होगी उसकी, पैरामैग्नेटिक होगी। और अगर किसी का ये मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो वाला जो कंपाउंड है हमारे पास वो डायमैग्नेटिक है। वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। कब डायमैग्नेटिक है, जब उसकी ये वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। ठीक हो गया। ओके।
उसके बाद ये हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी बताते हैं। अब व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो हम जब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो क्वांटम नंबर के अंदर चौथा क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन कर रहा होता है। अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो एक +1/2 दूसरा -1/2, तो उसी स्पिनिंग की बात हमने यहाँ पे करनी है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास 2s+1, ठीक हो गया। और s क्या है, s वही स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। अब ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, याद रखें ये अनपेयर्ड के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि पेयर्ड जो होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक होता है +1/2 दूसरा होता है -1/2, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो स्पिन वैल्यू आती है वो 0 होती है, ठीक हो गया। और जब ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं तो हमें पता है हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, 1/2 होती है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स को हम इससे स्टडी करेंगे और उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटीज भी निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालेंगे, ठीक हो गया। तो मैं स्टार्ट करता हूं किसी एक एग्जांपल से। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है K4Fe into CN6। कंपाउंड का नाम है पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। ये कंपाउंड जो है इसमें पहले आपने क्या करना है, बीइंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बीइंग अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस टाइम आप अपने आप को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट समझें। हमें इसकी पहले ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, वर्नर थ्योरी में हमने पढ़ा है कि वो इनकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। तो हमें पता है, मैं दोबारा इस डिटेल में नहीं जाता, पिछले लेक्चर में मैंने इसका सारा आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे हैं इसकी। तो ये है +2, ये है -6 और ये ओवरऑल आ रहा है आपके पास -4। तो इस -4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +4 है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कॉम्प्लेक्स हो, वो न्यूट्रल हुआ करते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारे पास इसकी मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो हमारे पास वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4s2 एंड 3d6, 4s2 एंड 3d6। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास हो गया 4s2 और ये हो गया 3d6। यहाँ पे मैंने इसको 4s0 शो किया क्योंकि ये +2 क्या शो कर रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमेशा वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं। तो ये वाला जो शेल है ये वैलेंस है और ये वाला जो शेल है ये पेनाल्टीमेट शेल है। बाद में लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स n+l रूल, ड्यू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको लिखने में हमने बाद में लिखा है, इसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी। अदरवाइज जो आपके पास बैलेंस है, जो आउटर मोस्ट है वो 4s है, 4 नंबर इज अ शेल। ये देखें ना, ये शेल नंबर होता है, ये 3 है शेल नंबर, ये 4 है, तो चौथा बाद में आता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए। अब उसके बाद देखें आपके पास लिगेंड ने आना है और उसने आकर इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, 4s2 3d6 और इसके साथ 4p0 अवेलेबल तो है ना, एम्प्टी पड़ा हुआ है इसलिए हम उसको शो नहीं करते। तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख लेता हूँ, ये हमारा हो गया 4p0, ये हो गया 3d और ये हो गया 4p। आप देखें ये वाला स्फेरिकल शेप है, ठीक हो गया। ये वाले हमारे पास dxy dyz dzx एंड dx² - 5² एंड dz², 5 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। उन 5 ऑर्बिटल में से यहाँ पे कुछ ना कुछ हमने अवेलेबल करना है, नहीं करना होगा नहीं होगा मैं बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक है px py एंड pz। तो आप देखें ये स्फेरिकल शेप, ये डबल डम्बल शेप, ये आपके पास सिंगल डम्बल शेप, वो एक्स एक्सिस में एक वाई, तो डिफरेंट उसमें फैले हुए हैं, डिफरेंट प्लेन में फैले हुए हैं। तो उन प्लेन्स को एक जगह पे लाने के लिए, सारों को एक जैसा होने के लिए इनकी क्या की जाती है, ये पहले अपने आप को हाइब्रिडाइज करेंगे। इनकी जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आपको 5 एक जैसे ऑर्बिटल या 6 एक जैसे ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। डिपेंड करता है कितने ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं, तो कितने इन्वॉल्व होंगे, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उनका, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूं कि यहाँ जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रही होती है, इस ओवरलैपिंग के साथ हाइब्रिडाइजेशन को जब आप लिंक करते हैं तो यहाँ पे लिगेंड का बड़ा रोल होता है, लिगेंड का।
लिगेंड जो है वो तीन किस्म के होते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, एवरेज लिगेंड्स होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। याद रखें, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स वो होते हैं जो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हों, गुड डोनर होते हैं, जो वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो और जो एवरेज लिगेंड्स होते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशंस पे। कुछ कंडीशंस के अंदर वो एज ए स्ट्रांग फील्ड लिगेंड काम कर रहे होते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर वो एज ए वीक फील्ड लिगेंड काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास टोटली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करते। तो सादा सा अपने दिमाग में आप एक क्राइटेरिया इसके लिए रख सकते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। देखिए कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मकसद है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन उसकी, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन अगर अपनी तरफ वो खींच रहा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो अच्छा नहीं होगा। इसी तरह जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतनी वो चीज अच्छा लिगेंड के तौर पे काम करेगी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो डोनेशन आसानी से करेगा। ओके, तो गुड डोनर होते हैं। अब ये जो लिगेंड्स हैं इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये जब आएंगे, ये लिगेंड आ रहा है, एक अच्छा लिगेंड जो होता है, जो गुड डोनर होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर लेता है। कंपाउंड के जो बनने से पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको पेयर कर लेगा। तो साइनाइड जो है आपके पास, कार्बोनाइल जो है आपके पास, ये अच्छे लिगेंड्स हैं। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करा देगा अंदर की तरफ और ये इसको मूव करा देगा अंदर की तरफ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कर अंदर चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल कर अंदर चला जाएगा। तो अब यहां से 2 डी, 3 पी के ऑर्बिटल और एक एस का ऑर्बिटल ये आपस में आएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कितने आए, 2 डी के आए, एक एस का आया और 3 पी के। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हर ऑर्बिटल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, D2sp3 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा D इन्वॉल्व होगा। D हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, DXY, DYZ और DZX। इसी तरह DX2, Y2 एंड DZ2। तो कौन सा डी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कौन से डी को यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए देखें हम सिंपल सा मैकेनिज्म देखते हैं। हम जरा इनके ऑर्बिटल्स को बना के देखें। ये मेरे पास कौन है, ये px है, ये इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे py होता है और pz जो होता है वो बिल्कुल इसी के ऊपर होता है। अब मुझे इसी प्लेन में ही कंपाउंड के सारे ऑर्बिटल अगर मिल जाएं तो वो मेरे लिए ज्यादा फिजिबल होगा, वो कंपाउंड के लिए आसान हो जाएगा कि वो बॉन्डिंग की तरफ जाए। तो अब यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पे ये वाले इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमें पता है dx2 y2 कैसे होता है। ये आपके पास x प्लेन, ये आपके पास y, तो ये x2 इस तरह और ये y2, तो dx2 y2। और इसी तरह dz2 कैसे होता है, ये dz2 और उसी के ऊपर ये इस तरह स्फेरिकल शेप में दूसरा पड़ा होता है। तो ये देखें ये सारे एक ही प्लेन में आ जाते हैं। तो सारे एक जैसे कोप्लेनर होने की वजह से बॉन्डिंग इनकी आसानी से हो जाती है, इनकी ओवरलैपिंग आसानी से हो जाती है। तो आपका ये सवाल जहां पे दिमाग में आता है कि डी में से कौन से इन्वॉल्व होंगे, तो डी में कौन से इन्वॉल्व होंगे, x2 y2 एंड dz2 वाले, क्योंकि वो तो बिटवीन द प्लेन होते हैं, तो प्लेन से हटे हुए हैं, तो उनको प्लेन में लाने के लिए ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो बेहतर होता है कि वही आएंगे जो ऑलरेडी प्लेन में पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अब देखें इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं, इसमें नीचे वाले में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बनाई थी हमारा हो गया था 4s0 3d हमारा, क्योंकि हमने +2 में लिया है तो 1 2 3 4 और इसने आकर उनको पेयर कर दिया 5 एंड 6। ठीक हो गया। अब साइनाइड आ रहे हैं और वो आकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो एक साइनाइड यहाँ पे, एक यहाँ और 3 जो है वो पी में चले जाएंगे। तो आपके पास देखें क्या कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड यहाँ पे मौजूद है, नहीं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपने फाइंड करना है √n × n+2, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 0 × 0 + 2। ठीक हो गया। तो ये क्या आता है जवाब, यहाँ पे ये 0 + 2 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लें 0 से तो अगेन 0। तो
तो इट्स मीन दैट ये वाला जो आपके पास कंपाउंड है ये मैग्नेटिकली क्या है, डायमैग्नेटिक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह इसकी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है 2s + 1, और हमारे पास यहां पे क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें s की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 2 × 0 + 1, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 2 के रास्ते ये मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, ओनली 1। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है। तो ये हमें कौन बताता है, ये सारी कहानी हमें हाइब्रिडाइजेशन बताता है कि इस तरह के मामलात होते हैं, इस तरह कंपाउंड्स बनते हैं, इस तरह कंपाउंड्स ब्रेक करते हैं, और डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए डिफरेंट आती है। एक और मैं इसके साथ एग्जांपल करता हूं जिसके अंदर हम कंपाउंड की थोड़ी से फार्मूला को चेंज करते हैं। इसी के ही दूसरे कंपाउंड को मैं लेता हूं। देखें, अगर मेरे पास K4FeCN की जगह अगर आ जाए K3 × Fe, बेसिकली ये पोटाशियम चेंज नहीं हुआ, बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हमने चेंज कर दिया है। अब ये +2 से क्या हो गया, +3 हो गया। यहाँ पे ये था +2, यहाँ पे ये हो गया है +3, ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 and 3d6, नाउ इट बिकम्स 4s0 and 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा s वाले और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा ये d वाला। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में शो करने की कोशिश करें, 1 2 3 4 and 5, और उसके साथ यहाँ पे P भी आएगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन वाली कहानी सारी चलनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट एंड पॉइंट पे जा रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे ये आप सारा कुछ देख के आए हैं। अब इसके बाद देखें हम क्या कहते हैं, यहां से अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो कि इसके साथ आकर, मैंने किसी भी चीज को चेंज नहीं किया, सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। 6 साइनाइड ने आना है और यहां पर इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं। तो देखें, एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, पहले जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर करेगा। वो जैसे आएगा, एक तगड़ा बंदा आ गया, बदमाश बंदा आ गया, तो उसके लिए सारे लोग हट जाएंगे कि भाई ये तो बड़ी हिम्मत वाला बंदा आ रहा है, बड़ा गुस्से वाला आ रहा है, तो ये गुस्से वाला लिगेंड है। ये आकर चीजों को पेयर कर देता है। ये आएगा, ये पेयर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागकर कहां जाएगा, अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागकर कहां जाएगा, ये भी अंदर की तरफ। अब देखें, साइनाइड आ रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन पुट हो रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन पुट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पुट हो गए, ठीक है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इलेक्ट्रॉन पुट हो गए, वही सारा काम हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया, सारा कुछ। लेकिन इस ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी चेंज हो जाएंगी। अब अगर हम इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करते हैं तो देखें क्या है, n × n+2, तो √, अब n क्या, n अब 0 था, नहीं अब 0 नहीं है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 × 1+2, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3, तो √3 या √3 की वैल्यू निकाल लें, आपके पास जो भी आंसर आता है, कोई x वैल्यू तो आ जाएगी ना, कोई आपके पास जो, तो ये आपके पास देखें, अब √3 या कोई x वैल्यू आपके पास आएगी। अब वो जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 नहीं है, तो इट्स मीन दैट अब ये मैग्नेटिकली पैरामैग्नेटिक हैं, और इसका √3 या x bm आप लिखेंगे, bm बोहर मैग्नेटॉन, ये उसकी यूनिट है। जैसे हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हम उस दूध वाले के पास जाकर उसे कहते हैं 1 लीटर दूध दे दें, ठीक है। लीटर का क्या मतलब है, दूध में लीटर का क्या काम, वो उसकी यूनिट है, उस यूनिट को बताते हैं, तो उस यूनिट के मुताबिक हमें चीजें मिलती हैं, ठीक हो गया। तो मैंने ये एक एग्जांपल के साथ आपके साथ इसकी assumptions और हाइब्रिडाइजेशन और ये जो 4 पॉइंट्स लिखे थे इनको मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, डिस्कस कर लिया। आप इनको सुने, उम्मीद है आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ भी आ जाएंगी और आप इन पे ग्रिप भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे आपको इसके लिए आप आसानियां भी होंगी इसके साथ। ये हो गया। अब अगले इसके साथ अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको इनकी कुछ और एग्जांपल्स और इनके इनर एंड आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से थोड़ा बहुत बताता हूँ, ठीक है। तब तक जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।